वो जो NaDH है उसको समझ लो चेक, या उसको समझ लो प्रॉपर्टी, या उसको समझ लो तुम्हारा गोल्ड या डायमंड। अब हमें उस गोल्ड या डायमंड को बेचना है। इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कोई खींचने वाला भी तो चाहिए, तो वहां पर आपको दिखाई देंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करके उनका फ्लो या ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो आप देखोगे कि जो भी चीजें होगी वो इसी क्रिस्टल में या इनर मेम्ब्रेन में होंगी, इसीलिए इन फोल्डिंग्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इनका सरफेस एरिया बड़ा रहे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रफ्तार सीरीज। और आज हम पढ़ेंगे ETS। ठीक है, तो यार ETS पढ़ना क्यों होता है, पहले उस पर जिक्र कर लेते हैं। हुआ ये था बच्चों कि याद करो, हमने पढ़ा हुआ है, थोड़ा फ्लैशबैक में जाओ तो याद आएगा तो आपको कि ये ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो चुका है थ्रू क्रेब्स साइकिल, है ना। पहले वो ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में गया, ग्लाइकोलिसिस के बाद वो लिंक में गया, लिंक के बाद वो क्रेब्स साइकिल में जाकर के कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो चुका है। बट मैंने आपको बताया था बच्चों कि एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से तुम्हें जो डायरेक्ट ATP मिली है वो सिर्फ 4 है, 4 नेट ATP मिली है। एक ग्लूकोज इतना कम ATP तो देगा नहीं, दैट मीन्स कुछ ATP NADH और FADH में भी है। तो आज हमें वही देखना है बच्चों कि एक NADH और एक FADH में कितनी ATP है। बोला था ना यार, वो जो NADH है उसको समझ लो चेक, या उसको समझ लो प्रॉपर्टी, या उसको समझ लो तुम्हारा गोल्ड या डायमंड। अब हमें उस गोल्ड या डायमंड को बेचना है, और बेचने के बाद हमें पता चलेगा कि वो जो गोल्ड हमने बेचा उससे हमें पैसे कितने मिले। सिमिलरली आज हम उस NADH और FADH को तोड़ेंगे सो दैट हमें ये पता चले कि उससे ATP, उससे पैसे, एनर्जी कितनी निकल रही है। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं यार, क्योंकि आई नो, क्योंकि अब आ गई है वो मुश्किल घड़ी। थोड़ा बिग बॉस का डायलॉग मारते हुए, अगर कोई फैन होगा तो कभी कभार मैं भी देख लेती हूँ, तो वो मुश्किल घड़ी ETS है। बट इतना कोई भी मुश्किल और परेशानी वाली बात नहीं होती, बस थोड़ा थोड़ा ना ध्यान से समझना है। मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दूंगी, ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, रटने वाला टॉपिक नहीं है। रटने वाला, हाँ, ये आपको जरूर याद रखना पड़ेगा कि ETS में एक्चुअली हो क्या रहा है, कितने कॉम्प्लेक्सेस है, एंजाइम्स वगैरह का नाम तो बच्चों रटना ही है। बट आज थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, और समझना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि NCERT इसको थोड़ा गड़बड़ करती है। गड़बड़ वाली बात भी बताएंगे, आ जाओ पहले ब्रीफ करते हैं। हुआ क्या था बच्चों, मान लो ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है। इस यूकैरियोटिक सेल का ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, या हमने इसको लिखा था साइटोसोल। इसी में क्या हुआ था बच्चों, इसी में हुआ था ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। किस प्रोसेस के थ्रू, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, जिससे हमें क्या मिल गया था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, इसके बाद ये पायरुविक एसिड को कहां जाना होता है, इस पायरुविक एसिड को जाना होता है इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया कितने मेम्ब्रेनस होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। जैसे सेकेंड, तो ये हमने बनाई थी बाहर की मेम्ब्रेन, अंदर की मेम्ब्रेन बना रहे जो इन फोल्डिंग्स के फॉर्म में होती है बच्चों। ये हमने बना दिया इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लिखते हैं आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये है हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये है हमारी मैट्रिक्स। क्या है बच्चों, ये है हमारी मैट्रिक्स, और ये है हमारा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। अब क्या होता है बच्चों, ये जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना है, ये कहां एंट्री मारता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, ये 2 पायरुविक एसिड आ गया। फिर ये 2 पायरुविक एसिड क्या बनाता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A। फिर ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A कहां चले जाते हैं बच्चों, क्रेब्स साइकिल में। दैट मीन्स क्रेब्स साइकिल हो गई, कितने टर्न हो गई, 2 टाइम्स हो गई। दैट मीन्स ग्लूकोज, ये एक मॉलिक्यूल कंप्लीटली टूट चुका है। बट इससे हुआ क्या था, इस प्रोसेस से हमें डायरेक्ट ATP कितनी मिली थी, 2 ATP, है ना। और इस प्रोसेस से हमें डायरेक्ट ATP कितनी मिली थी, 2 ATP। लिंक रिएक्शन से हमें एज सच कोई डायरेक्ट ATP नहीं मिली थी, बट हमें लिंक रिएक्शन से क्या मिला था, हमें लिंक रिएक्शन से मिला था NADH। हमें क्रेब से क्या मिला था, हमें क्रेब से NADH भी मिला था और FADH2 भी मिला था, है ना। हमें ग्लूकोज से भी क्या मिला था, हमें ग्लूकोज से भी NADH मिला था। देखो, मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं लिखे हुए हैं कि कितने NADH बन रहे हैं, मैंने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कहां कहां से NADH निकलता है। तो ग्लाइकोलिसिस से निकलता है, लिंक से निकलता है, NADH और FADH से निकलता है। यही है जिनको हमें बेचना है पैसे के लिए। तो अब इनको कहीं जाकर के बेचना पड़ेगा ना, जैसे प्रॉपर्टी
अगर बेचनी है आपको पैसे लेने के लिए तो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाओगे, सोना चांदी या डायमंड बेचना तो ऑब्वियसली ज्वेलर के पास जाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? चेक बेचना है मतलब चेक दे करके पैसे लेना है तो बैंक में जाओगे। सिमिलरली हमारे पास ये सारे पैसे की फॉर्म तो हैं, बट इनको कन्वर्ट कहां करेंगे? एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर के। जैसे होगा क्या, ये सारा का सारा NaDH, ये जो भी NaDH बना है, जो भी FADH बना है, इनको भेजा जाता है इनर मेम्ब्रेन में। कहां पर? इनर मेम्ब्रेन में। और इनर मेम्ब्रेन में क्या चलती है बच्चों? यहां पर चलती है ETS। व्हाट इज ETS? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये ETS का ब्रीफ है कि ETS में अब हमें करना क्या है। क्लियर हो गया पहला फंडा? ठीक है। दूसरा फंडा ये है बच्चों, दूसरा फंडा आपको क्या समझना है कि ETS में नाम आ रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट क्यों हो रही होगी? पहला सवाल। तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट इसलिए होती है कि वहां पर जाकर के NaDH और FADH को तोड़ा जाता है। जब NaDH और FADH को तोड़ा जाएगा, मतलब ऑक्सीडाइज करवाया जाएगा, तो निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स फिर ट्रैवल करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रैवल करेंगे बच्चों तो आपको क्या चाहिए होगा? इलेक्ट्रॉन्स जब ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, कोई खींचने वाला भी तो चाहिए। तो वहां पर आपको दिखाई देंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करके उनका फ्लो या ट्रांसपोर्ट कराते हैं। इसलिए ऐसे सिस्टम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। चलो और थोड़ा सा और पढ़ते हैं, एक सेकेंड। तो हमने यहां पर लिखा हुआ ETS के बारे में। ETS में मोटा मोटा पढ़ा क्या हमने? क्या होता है बच्चों ETS में? ETS में NaDH को एंड FADH2 को क्या कराया जाता है? ऑक्सीडाइज कराया जाता है टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। अब आप सोच रहे हो कि मैम इलेक्ट्रॉन का एनर्जी से क्या लेना देना है? बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, ये बड़े एनर्जी वाले हैं। जैसे जैसे ट्रैवल करते रहेंगे अपनी एनर्जी को धीरे धीरे निकालते रहेंगे, और उन्हीं एनर्जी को कैप्चर करके हम लास्ट में बनाएंगे ATP। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इट विल फ्लो या मूव या ट्रांसपोर्ट थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इनका नाम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्यों है? बिकॉज दे विल कैप्चर दैट इलेक्ट्रॉन और आगे अपने पार्टनर्स को भेजते रहेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं ना बच्चों, दे आर अरेंज्ड इन, इनकी अरेंजमेंट्स कैसी होती है? दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल। देखो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट है, बिकॉज आपको पता है थोड़ी बहुत तो केमिस्ट्री इस चैप्टर में भी आती है। मैं बहुत ज्यादा बच्चों को केमिस्ट्री में नहीं घुसाती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो अपना एक सेपरेट सब्जेक्ट है, इसमें भी घुसा के टफ कर ले कोई मतलब नहीं बनता। तो सीधा सीधा हम ये समझते हैं यार, जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की भूख ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली वो उसके पास चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कैरियर ने उसको खींचा, कोई सामने बैठा है, उसकी भूख ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैरियर को, फिर वो वहां से फ्लो करके कहीं और चला जाता है। सो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता रहता है, चेन बनती रहती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहां पर पढ़ा कि क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, वही इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के पास जा रहा है। अब क्यों ना हम ये पढ़ लें बच्चों कि कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड, हाँ, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन कौन से हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, लेट्स स्टडी। पहला FMN के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फिर होता है FES। व्हाट इज FES? आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। और क्या होता है? साइटोक्रोम्स। ठीक है, साइटोक्रोम्स कितने टाइप के होते हैं बच्चों? साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। इतने सारे साइटोक्रोम्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, और
मैंने जानबूझ के इसी डायरेक्शन में लिखा हुआ है बच्चों, क्योंकि जब आप देखोगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो इलेक्ट्रॉन यही सीक्वेंस फॉलो करता है। ठीक है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। इसके अलावा जो आपने एक इलेक्ट्रॉन कैरियर और पढ़ना है, दैट इज यूबीक्यूनॉन। क्या बोलते हैं उसको? यूबीक्यूनॉन। यूक्यू लिखते हैं, जैसे साइटोक्रोम का एब्रीविएटेड वर्जन क्या होता है? CYT। सिमिलरली यूबीक्यूनॉन का क्या होता है? UQ। या हम इसको बोलते हैं कोएंजाइम ऑफ क्यू। क्या क्या बोलते हैं? कोएंजाइम ऑफ क्यू। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जो तुम्हें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट या फ्लो कराते हुए नजर आएंगे। अच्छा, अभी हमने देखा था बच्चों इस डायग्राम में, अभी हमने देखा था कि ये जो भी NADH और FADH आ रहे हैं वो इनर मेम्ब्रेन पर आ रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? हमारी इनर मेम्ब्रेन। और इसी इनर मेम्ब्रेन में क्या चल रही? ETS। दैट मीन्स ये जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होंगे वो कहां पर मौजूद होंगे? ये जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हमने लिखे हैं ये कहां पर मौजूद होंगे? दे आर प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन। दे आर प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन हमारी इन फोल्डिंग्स के फॉर्म में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। ठीक है, तो एक पॉइंट मैं यहां से रिलेट करवाना चाहूंगी कि क्रिस्टे हमने लिखा था सेल वाले चैप्टर में, दे आर द साइट ऑफ ETS या दे आर द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो आप देखोगे कि जो भी चीजें होगी वो इसी क्रिस्टे में या इनर मेम्ब्रेन में होंगी, इसीलिए इन फोल्डिंग्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इनका सरफेस एरिया बड़ा रहे, है ना? क्योंकि एंजाइम्स यू नो दे वर्क बेटर जब उनका सरफेस एरिया ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, बड़ा होता है। तो ये हमने किसकी बात की बच्चों? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की। बट ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है ना यार, ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऐसे ही नहीं मौजूद होते, इनका अपना अपना स्पेसिफिक कमरा होता है। ठीक है, क्या होता है? इनका अपना अपना स्पेसिफिक कमरा होता है। तो उन कमरों को क्या बोलते हैं बच्चों? उन कमरों को बोलते हैं कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्सेस। तो कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं बच्चों जो आप पढ़ोगे? चलो कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी जान लेते हैं। द कॉम्प्लेक्सेस विच आर देयर इन ETS। चलो पढ़ते हैं। ठीक है, सो वी हैव कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है बच्चों NADH2 डिहाइड्रोजनेस। दैट मीन्स ये किसको तोड़ने में इन्वॉल्व होगा? NADH को। कॉम्प्लेक्स B का नाम है कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है FADH2 डिहाइड्रोजनेस, या हम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। हाँ, ये वही एंजाइम है बच्चों, बिल्कुल सही सोच रहे हो, जो हमने क्रेब्स साइकिल में भी पढ़ी हुई है। और यही एंजाइम इनर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होती है, काम दोनों करा देती है, क्रेब्स साइकिल वाला भी करा देती है और इधर वाला भी करा देती है। ठीक है, देन वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर 3 जिसका नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, या हम बोलते हैं साइटोक्रोम C रिडक्टेज। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स 4 के बारे में लिखते हैं। 4 का नाम है साइटोक्रोम A3 या साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 5 का नाम है ATP सिंथेटेज, और इसके ATP सिंथेटेज, और इसका काम क्या होता है बच्चों? नाम से पता चल रहा है, ATP सिंथेसाइज करना। अब देखो, हमने बोला बच्चों कि जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हमने लिखे थे वो ऐसे ही नहीं पड़े होते हैं, उनका अपना स्पेसिफिक कमरा होता है। उस कमरों को क्या बोला हमने? कॉम्प्लेक्स। तो कितने कॉम्प्लेक्स हमने लिखे हैं? 5। अब देख लो कि कौन से कॉम्प्लेक्स में कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद है। जैसे कॉम्प्लेक्स 1 में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद है दैट इज FMN एंड आयरन सल्फर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 में जो मौजूद है दैट इज आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 3 में नाम से पता चल रहा है तुम्हें, साइटोक्रोम B दिखाई देगा, साइटोक्रोम C1 दिखाई देगा और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में तुम्हें क्या दिखाई देगा? नाम में ही पता है, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3
और 2 कॉपर के एटम्स होंगे नॉन आयनाइज्ड, 2 कॉपर के एटम्स होंगे बच्चों। कॉम्प्लेक्स 5 में तुम्हें क्या दिखाई देगा? कॉम्प्लेक्स 5 में दिखाई देगा F0 F1 का कॉम्प्लेक्स, F0 F1 के पार्टिकल्स। तो ये सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं और देखो जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हमने लिखे थे उनको डब्बे के अंदर, एक कमरे के अंदर फिट कर दिया है। उन कमरों का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्सेस। जो ध्यान देने वाली बात ये है यार, हमने सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लिखे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स लिखे हैं एक्सेप्ट साइटोक्रोम C एंड यूबिक्विनोन। देखो तुम्हें किसी भी कॉम्प्लेक्स में UQ और साइटोक्रोम C नहीं दिखाई दे रहा है, साइटोक्रोम C1 दिखाई दे रहा है, साइटोक्रोम C1 दिखाई दे रहा है, बट तुम देखो साइटोक्रोम C कहीं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं ये किसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है। क्योंकि अगर ये कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होते तो ये घूम नहीं सकते। ये क्या होते? ये घूम नहीं सकते थे। दैट मीन्स ये जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हमने कॉम्प्लेक्स के अंदर बंद कर दिए हैं उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है। वो सारे नॉन मोबाइल कैरियर्स हैं। बट क्योंकि ये दोनों किसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है, ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर को क्या बोलते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ठीक है, यहां से हमने ये बात समझी। तो अभी हमने सीखा है कि ये सारे कॉम्प्लेक्सेस और कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन्वॉल्व होते हैं ETS को चलाने के लिए। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको ये भी सुननी है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो हो रहा है, बट वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो सिर्फ ABCD तक होगा। दैट मीन्स सिर्फ यही 4 कॉम्प्लेक्स तक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। आप देखोगे जब ETS पढ़ोगे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला कॉम्प्लेक्स है वो इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा है। कॉम्प्लेक्स 5 का काम इलेक्ट्रॉन को घुमाना नहीं है, कॉम्प्लेक्स 5 का काम ATP बनाना है। और ये ATP किससे बन रही है? डायरेक्ट है? ऑब्वियसली नहीं, ये तो इनडायरेक्ट है। ये तो हम प्रॉपर्टी बेच के ले रहे हैं, है ना, ये तो हम सोना चांदी बेच के ले रहे हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म है। तो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ ATP फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दैट मींस 1, 2, 3, 4 वाला ETS में इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कराने में इन्वॉल्व है, और 5th वाला किस में इन्वॉल्व है? ATP बनाने में इन्वॉल्व है, विच इज अ इनडायरेक्ट ATP। दैट इज व्हाट इज सेड टू बी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं यार ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ये कॉम्प्लेक्सेस कहां पर प्रेजेंट है। अगर हमने बोला इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इनर मेम्ब्रेन पर है और वो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन कमरों में बंद है, तो ये कमरे भी कहां होंगे? ये कमरे भी कहां होंगे बच्चों? इनर मेम्ब्रेन पर ही होंगे। आओ देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे बाहर वाला मेम्ब्रेन है, दैट इज आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये ब्लू वाला क्या है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये वाला क्या है बच्चों? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर क्यों? क्योंकि 2 मेम्ब्रेन की बीच की स्पेस है, या इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं। सारा कुछ सेल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये जो खाली जगह है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? मैट्रिक्स। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है? कॉम्प्लेक्सेस लाइन से, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। इनको एक जैसे कलर में इसलिए दिखाया हुआ है कि देखो भैया यहीं तक क्या होगा? ETS। यहीं तक क्या होगा? ETS। ये वाला किस में इन्वॉल्व होता है? ये वाला इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराने। ठीक है, फिर देखो वही सीक्वेंस होगी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और ये वाला 5। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चेन बन रहा है ऐसे, क्योंकि चेन बन रही ना कॉम्प्लेक्सेस की, फिर यही रिपीट होगा। तो ऐसी चेन को बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी चेन। क्या बोलते हैं बच्चों? रेस्पिरेटरी चेन। ठीक है, अब क्या होगा देखना, ध्यान से सुनना। तो हमने देख लिया कॉम्प्लेक्सेस कहां प्रेजेंट है, इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस के अंदर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। ठीक है, तो हम पहले बेसिक फंडा समझेंगे। बेसिक फंडा हमने क्या समझा कि इसी मैट्रिक्स में क्या आया है? इसी मैट्रिक्स में NADH आया है
और इसी मैट्रिक्स में क्या आया है, FADH2 आया है। ये FADH2 NADH2 कहां से आए होंगे, FADH2 तो सिर्फ क्रेब्स साइकिल में बनता है और तो कहीं बनता नहीं है, तो ये FADH2 कहां का होगा, क्रेब्स साइकिल का। क्रेब्स साइकिल कहां चली है, मैट्रिक्स के अंदर। ये NADH कहां बनता है, ये NADH लिंक रिएक्शन में भी बनता है और ग्लाइकोलिसिस में बनता है, तो उनको उठा करके लाया होगा, जैसे मर्जी लाएं, चाहे एनर्जी खर्च करके लाएं, जैसे मर्जी लाएं, लाना इसमें ही पड़ेगा, ठीक है। मैट्रिक्स में ले आया, तुम्हारे पास अभी सारा कंटेंट यहाँ आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन NADH को और इन FADH को तोड़ेंगे, ठीक है। क्यों तोड़ रहे हैं, एटीपी कितनी है इनके अंदर छुपी हुई वो जानने के लिए। तो सबसे पहले NADH को तोड़ते हैं, ठीक है। आओ, अब मैंने सिर्फ इतना सेक्शन जूम करके यहां पर दिखाया है, दिस इज कॉम्प्लेक्स 1, दिस इज कॉम्प्लेक्स 2, दिस इज कॉम्प्लेक्स 3, दिस इज कॉम्प्लेक्स 4 एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स 5, ठीक है। ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको सिखाऊंगी NADH जब टूटेगा तो क्या होगा। NADH सबसे पहले कहां, मतलब तोड़ेगा कौन इसको, ऑक्सीडाइज कौन करेगा इनको। देखो इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, NADH डिहाइड्रोजनेज। तो कॉम्प्लेक्स 1 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ विच रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स NADH, ठीक है। तो वो NADH जो मैट्रिक्स के पास है, ये सारा मैट्रिक्स ही तो है ना, ये जो मैट्रिक्स ही तो है, तो ये NADH कहां जाएगा, कॉम्प्लेक्स 1 के पास। कॉम्प्लेक्स 1 के पास जब जाएगा तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, NAD+। ऑक्सीडेशन होता है तो क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, फिर इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, कलर चेंज करते हैं थोड़ा, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कॉम्प्लेक्स, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास, 3 के बाद किसके पास जाएगा, 4 के पास। तो देखो NADH की ऑक्सीडेशन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्या एक कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है, नहीं, इसमें एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है। तो एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होने की वजह से इस पूरे की पूरे चेन को हम क्या नाम देते हैं, सिस्टम का, इसीलिए हमने इसको बोला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब होगा क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराया। बच्चों देखा जाता है सेल के अंदर कि जब जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है, तो जब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एनर्जी भी धीरे धीरे रिलीज करता रहेगा, बिकॉज दिस इज हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जब जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एनर्जी भी रिलीज होगी। अब होता क्या है उसके साथ साथ, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है बच्चों, तो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट कि प्रोटॉन्स की क्या होती है, पंपिंग होती है। क्या होती है, प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है। कहां से कहां, ये कौन सी स्पेस है, मैट्रिक्स। ये कौन सी स्पेस है, मैट्रिक्स। एक सेकेंड, इसको ऐसे लिखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। हमने क्या पढ़ा, अच्छा ये पूरा इलेक्ट्रॉन ही गायब हो गया है, एक सेकेंड। हमने पढ़ा ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से कहाँ गया, थर्ड पर, थर्ड से कहाँ गया, फोर्थ पर। तो ये देखा जाता है बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसी दौरान प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है। ये वाली स्पेस कौन सी है बच्चों, ये वाली स्पेस है मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्री प्रोटॉन्स इन द मैट्रिक्स, ठीक है। होगा क्या, अब इलेक्ट्रॉन के घूमने की वजह से मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स को पंप किया जाएगा टुवर्ड्स इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। जहां जहां इलेक्ट्रॉन घूमा है वहां वहां पर उस कॉम्प्लेक्स के थ्रू प्रोटॉन्स को भेजा जाएगा फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। जैसे हुआ क्या, ध्यान से सुनना, NADH था, NADH का इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन कहां गया, कॉम्प्लेक्स 1 के पास। तो जब इलेक्ट्रॉन गया कॉम्प्लेक्स 1 के पास तो H+ की मूवमेंट देखने को मिल रही है तुम्हें मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ। ये स्पेस क्या है, ये स्पेस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस ही तो है। उसके बाद NADH का इलेक्ट्रॉन कभी कॉम्प्लेक्स 2 में एंट्री नहीं मारता, वो कहां गया, सीधा कॉम्प्लेक्स 3 में। तो कॉम्प्लेक्स 3 में जब वो इलेक्ट्रॉन गया तो फिर से मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स को भेज दिए गए, कहां की तरफ, कहां की तरफ भेज दिए गए, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ। फिर ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। कॉम्प्लेक्स 4 में जब इलेक्ट्रॉन गया तो फिर से H+ की पंपिंग की गई फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन बताया। हम बार बार ही बोल रहे हैं कि पंपिंग किया गया,
पंप तो हम वर्ड तभी इस्तेमाल करते हैं ना जब क्या हो, एनर्जी खर्च हो, या तभी कह सकते हो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पर। दैट मींस प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन मैट्रिक्स में पहले ही कम थी, है ना, और जब हम लो से हाई भेजेंगे, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में रिस्पेक्टिवली हाई थी, तो जब हम लो से हाई भेजते हैं तो हमें पंप वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमने क्या पढ़ा, मैं जानबूझ के बार बार रिपीट कर रही हूं, ठीक है, जैसे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। हमने ये पढ़ा कि जब NaDH को ऑक्सीडाइज किया, इलेक्ट्रॉन निकला, तो इलेक्ट्रॉन मूव किया। कौन कौन से कॉम्प्लेक्स के थ्रू? कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। 2 में नहीं जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से प्रोटॉन्स की पंपिंग की गई फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। अब हो क्या रहा है यार, हो क्या रहा है, यहां पर प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन क्या हो गया, टुवर्ड्स इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की बात करूं, एक सेकेंड, हाँ, टुवर्ड्स इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की बात करूं, इस स्पेस की बात करूं, तो यहां पर प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा, पहले से ज्यादा था, और भेज दिए गए तो और ज्यादा हो गया। उसके अलावा अगर प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएं तो हमें पता है पीएच में भी चेंज आ जाएगा। ऐसे पीएच को क्या बोलते हैं, एसिडिक पीएच। क्या बोलते हैं बच्चों, एसिडिक पीएच, है ना। यहां मैट्रिक्स में क्या हुआ, मैट्रिक्स में H+ का कंसंट्रेशन क्या था, पहले से ही कम था, और हमने उठा करके उधर भेज दिया और कम हो गया, ठीक है। ये कैसा हो गया, इधर कैसा हो गया, मैट्रिक्स की तरफ प्रोटॉन्स कम हो गए तो बेसिक पीएच हो गया, ठीक है। ये तो हमने सिर्फ NaDH का पढ़ा है, क्यों ना FADH का भी देख लें, तो देखो क्या होगा। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 1, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 2, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 3, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 4, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 5। सारी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया का एक सेक्शन है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जिसमें सारे कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है लाइन से। अब होगा क्या, FADH2 जब रीऑक्सीडाइज होगा, क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन में जाएगा। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहां पे भी लिख लो टू अवॉइड कंफ्यूजन, इस स्टेप को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हुआ, वापस से क्या बनाएगा, FAD बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, FAD बनाएगा। अब ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे ही, वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं कॉम्प्लेक्स 2 के पास। दैट मीन्स अगर FADH का इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कॉम्प्लेक्स 1 में एंट्री नहीं मारता है, कॉम्प्लेक्स 1 में एंट्री नहीं मारेगा, कॉम्प्लेक्स 1 का कोई भी पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स 1 से अब आपको कोई भी प्रोटॉन की पंपिंग भी दिखाई नहीं देगी जब पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। जैसे यहां पर कौन सा कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, कॉम्प्लेक्स 2 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, तो देखो यहां से कोई प्रोटॉन्स की मूवमेंट भी नहीं हुई है, ठीक है। सिमिलरली FADH का भी देख लेते हैं, आओ चलो। इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 के पास, कॉम्प्लेक्स 3 के बाद किसके पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। मूवमेंट सिर्फ 4 तक ही होती है। तो जैसे वहां पर इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा था तो प्रोटॉन्स की पंपिंग हो रही थी, कौन से तरफ, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ। यहां पे भी जब FADH का इलेक्ट्रॉन मूव करेगा थ्रू डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस तो प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी, कॉम्प्लेक्स थ्रू से होगी, कहां से कहां जाएगा, मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ, और कॉम्प्लेक्स 4 से भी H+ की मूवमेंट दिखाई गई है। दैट मींस H+ को पंप किया जा रहा है, मैं लिख दे रही हूं, दे आर बीइंग पंप्ड फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा बच्चों, थोड़ा सा ब्रीफ करती हूं। हमने ये सीखा कि जो भी NaDH FADH आ रहा है इनसाइड द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वो टूटेगा, उनको तोड़ने वाले जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इनर मेम्ब्रेन है। NaDH को तोड़ना स्टार्ट करता है कौन सा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, जिसका नाम है NaDH2 डिहाइड्रोजनेस। तो जब ये तोड़ता है, तोड़ने का मतलब ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की देखो मूवमेंट हो रही है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे हो रही है, ये कॉम्प्लेक्स 1 से सीधा कॉम्प्लेक्स 3 के पास जा रहा है। 2 का इन्वॉल्वमेंट NaDH में नहीं है, ठीक है। और ये भी आप देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स 4 तक ही मूवमेंट हो रही है, कॉम्प्लेक्स 5 का मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो प्रोटॉन्स को भी भेजा जा रहा है। हमने पंप वर्ड इस्तेमाल क्यों किया है, क्योंकि यहां से वहां भेज रहे हैं, यहां पर कंसंट्रेशन लो है, IMS में कंसंट्रेशन ऑलरेडी हाई है।
दैट मीन्स अगेंस्ट भेज रहे हैं। अगेंस्ट वर्ड के लिए हमें क्या वर्ड इस्तेमाल करना होता है? पंप वर्ड। ठीक है, तो आप देखो NaDH का इलेक्ट्रॉन जिस जिस कॉम्प्लेक्स के थ्रू गया है वहां से प्रोटॉन की पंपिंग ऑब्जर्व की जा रही है। इससे क्या हो रहा है? IMS में प्रोटॉन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से यहां पर pH एसिडिक हो गया है, यहां पर pH बेसिक हो गया है। क्लियर है? सिमिलरली FADH का जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो कॉम्प्लेक्स 2 में जाता है, 3 में जाता है, 4 में जाता है, 1 में नहीं जाता। ठीक है, यहां पर इसलिए तुम्हें कोई प्रोटॉन्स की पंपिंग भी ऑब्जर्व नहीं हो रही है। दूसरा हमने क्या देखा था? यहां पर जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है तो यहां भी मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ प्रोटॉन्स की पंपिंग हो रही है, बट किस किस कॉम्प्लेक्स के थ्रू देखा गया है? कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। फिर से क्या होगा कि इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। यहां पे pH कैसा हो जाएगा? एसिडिक pH। यहां पर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन पहले से ही कम थी और कम हो गई, और pH कैसा हो गया? बेसिक pH। तो देखो हुआ क्या, पैसे ऑलरेडी यहां पर मान लो यहां पर 50 रुपए थे और IMS में 100 रुपए थे, तो डिफरेंस तो पहले से था। 50 में तुमने और खर्च कर दिए 20 रुपए, 30 ही रुपए यहां पर बचा, यहां पर अभी भी ज्यादा है, तो डिफरेंस तो पहले से ही था ना, अब और ज्यादा बढ़ गया। तो जब डिफरेंस बनता है, डिफरेंस को हम बोलते हैं ग्रेडियंट। यहां ग्रेडियंट किस किस का बना? यहां पर जो ग्रेडियंट बना है बच्चों वो प्रोटॉन का बना है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस। कहां पर प्रोटॉन ज्यादा है? प्रोटॉन ज्यादा है IMS में। कहां पर कम है? मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ऐसे ग्रेडियंट को, ऐसे डिफरेंस को हम बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। साथ ही साथ और क्या बन रहा है बच्चों? साथ ही साथ pH का भी तो डिफरेंस है, तो pH के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? pH ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? pH ग्रेडियंट। और सुनो यहां पर क्या हो रहा है? प्रोटॉन्स ज्यादा हो रहा है, तो इधर प्लस प्लस प्लस। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बोलते हैं। मैट्रिक्स से गायब हो रहा है तो माइनस माइनस माइनस। ऐसे चेंज को क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा है ना इधर की तरफ, इसीलिए ये वाली साइन है। यहां से कम हो रहा है मैट्रिक्स से, तो ये वाली साइन है। ऐसे ग्रेडियंट को क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोकेमिकल, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। और ये तीनों ग्रेडियंट मिलकर के जनरेट करता है तुम्हारा PMF। क्या जनरेट करता है? PMF। और इस PMF को क्या बोलते हैं बच्चों? इस PMF को बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। दैट मीन्स इन ग्रेडियंट की वजह से अब हमारे सिस्टम में एक फोर्स जनरेट होगी। ठीक है भाई, क्या करेगी अब वो फोर्स? क्या करेगी? सारी कहानी तो हमने पढ़ ली, हमने NaDH और FADH को तोड़ भी लिया। तोड़ने से जो इलेक्ट्रॉन निकला उनसे प्रोटॉन्स की मूवमेंट भी करा दी, जिसकी वजह से ग्रेडियंट बन गया। लेकिन यार सिस्टम थोड़ी चाहेगा अनस्टेबल रहना, सिस्टम थोड़ी भेदभाव करेगा यार, है ना? वो इंसान तो है नहीं जो भेदभाव करे, किसी को ज्यादा प्यार किसी को कम प्यार, है ना? वो ग्रेडियंट्स, वो डिफरेंस चाहता ही नहीं है। वो चाहता है सिस्टम पहले जैसा था ना वैसा रहे। दैट मीन्स वो जो H+ वहां पे गए हैं भैया वापस से आ जाए, है ना? तो क्या करेगा? इनको दोबारा भेज देगा, बट किसके थ्रू भेजेगा? अब जो जाने वाला दरवाजा है ना, वो जाने वाला दरवाजा कौन है? सिर्फ कॉम्प्लेक्स 5। तो जो भी H+ इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में इकट्ठा हुए हैं बिकॉज ऑफ द पंपिंग, उन सारे H+ को कॉम्प्लेक्स 5 से वापस भेजा जाता है। और जब वापस भेजा जाता है तब क्या बनती है? ATP। तब क्या बनती है बच्चों? ATP। और इसी ATP के बनने को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो सोचो कितना सिंपल है ना। यही जानने के लिए कि ये ATP कैसे बनी, हम कितना इनडायरेक्ट टेढ़े मेढ़े रास्ते के थ्रू आ रहे हैं, तो इसीलिए इस इनडायरेक्ट ATP फॉर्मेशन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सिमिलरली यहां पर भी जो H+ इकट्ठा हुआ है FADH के ऑक्सीडेशन से, उन H+ को किस रास्ते भेजा जाएगा? कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू। जब कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू भेजेगा तो वहां पर एक एंजाइम बैठी ना ATP सिंथेटेज, वो इन H+ का इस्तेमाल करके क्या बना लेगी? उन H+ का इस्तेमाल करके बना लेगी ATP। ठीक है, क्या बना लेगी? ATP। बन गई ATP, है ना? तुम सोचोगे मैम ये तो बहुत इजी था, मैम ये तो आधा अधूरा है। हाँ, बिल्कुल आधा अधूरा है,
क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको बहुत ब्रीफ में समझाया है कि देखो NADH और FADH जो टूटता है तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होती है, प्रोटॉन्स का क्या होता है और ATP कैसे बनता है। अब हम नंबर्स की बात करेंगे और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की बात करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा और घुसते हैं डिटेल में, ठीक है। आ जाओ थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं यार, ठीक है। आ जाओ, ये देखो, ये है हमारा क्या, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का छोटा सा सेक्शन, क्योंकि बहुत बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया बना करके उतना ही समझाया जा सकता है जितना भी हमने पढ़ा है। और ज्यादा बनाने के लिए समझ लो एक माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने एक सेक्शन उठा लिया है, उस सेक्शन पे हमें पता है कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 लगा हुआ था लाइन से, है ना। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम होता है NADH2 डिहाइड्रोजनेस, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम होता है FADH2 डिहाइड्रोजनेस या सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, ये साइटोक्रोम BC, ये साइटोक्रोम CA3 और ये कॉम्प्लेक्स 5 दैट इज ATP सिंथेटेस, सारा नाम लिखा हुआ है। हर कॉम्प्लेक्स के अपने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स 1 का क्या नाम है, क्या इलेक्ट्रॉन कैरियर है, FMN FES। कॉम्प्लेक्स 2 का कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर है, FES। कॉम्प्लेक्स 3 का साइटोक्रोम B FES साइटोक्रोम C1। फिर यहां पर 2 कॉपर है, लिखा था ना 2 कॉपर एटम्स होते हैं, तो एक को लिख दिया कॉपर A, दूसरे को लिख दिया कॉपर B, और एक साइटोक्रोम A है, एक साइटोक्रोम A3 है। कॉम्प्लेक्स 5 में F0 F1 है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है, बड़े मजे में हमने जो इजी वाला पढ़ा उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने जा रहे हैं, है ना। ओके देखो, ये वाला क्या है, मैट्रिक्स है। अब सोच रहे होगे मैम आपने इसको अंदर क्यों नहीं फिट किया, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स 2 होता है ना बच्चों, उसका कुछ हिस्सा मैट्रिक्स में होता है। तभी तो देखो ना, यहां पर कौन सी एंजाइम बैठी है, यहां पर सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है, तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इसका भी हिस्सा है, और क्योंकि ये मैट्रिक्स की तरफ निकला होता है तभी ये क्रेब्स साइकिल में FAD को रिड्यूस करके FADH2 भी बना लेता है। खोलो क्रेब्स साइकिल, खोलो, थोड़ा सेकंड दे रही हूं, खोलो, और जब खोलोगे तो आपको दिख जाएगा क्रेब्स साइकिल में कि SDH क्या कर रहा है। तो वो इसलिए कर पा रहा है क्योंकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये SADH वाला ही है, ये थोड़ा सा मैट्रिक्स की तरफ निकला होता है तो दोनों काम करा देता है, दोनों नाव पे पैर रखा हुआ है, ठीक है, इधर भी उधर भी। ओके, फिर याद करो हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट है उनकी पोजीशन फिक्स्ड है, वो चल नहीं सकते, दे आर नॉन मोबाइल, इमोबाइल। बट 2 ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं होते, वो कौन होते हैं, यूबिक्विनोन और साइटोक्रोम C। ये घूम सकते हैं, दे आर व्हाट, दे आर मोबाइल। ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और जो भी हम पढ़ रहे हैं ये किसका हिस्सा है बच्चों, कहां पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है इनर मेम्ब्रेन में। कहां पे प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन में। कॉम्प्लेक्सेस देख लो या जितने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स तुमने बनाए हैं वो देख लो, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमने कौन सा लिया हुआ है, मैट्रिक्स। ये वाला हिस्सा हमने कौन सा लिया हुआ है, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। अब देखते हैं, तोड़ते हैं। अब किसको तोड़ते हैं, सबसे पहले NADH2 को तोड़ते हैं, ठीक है। तो जब NADH2 टूटता है बच्चों, कौन से टूटने का मतलब ऑक्सीडेशन से है, बार बार रिपीट कर रही हूं, तो बनता है NAD+। ऑक्सीडेशन से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन किसके पास गए, कौन खींचेगा उनको, इलेक्ट्रॉन कैरियर। यहां पर कौन सा इलेक्ट्रॉन कैरियर है, FMN। FMN अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, FMN अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है आयरन सल्फर को। आयरन सल्फर से क्या करेगा, यूबिक्विनोन तो मोबाइल है, आएगा धीरे धीरे आएगा, इससे इलेक्ट्रॉन उठाएगा लेकर के चला जाएगा। फिर यूबिक्विनोन इधर आया था, फिर इधर जाएगा और किसको दे देगा, कॉम्प्लेक्स 3। यही तो हमने पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से कहां जाता है, सीधा कॉम्प्लेक्स 3 में। कौन ले जाता है, यूबिक्विनोन। कॉम्प्लेक्स 3 में अब इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हैं, कॉम्प्लेक्स 3 में इलेक्ट्रॉन है साइटोक्रोम B, सबसे पहले उसके पास जाएगा, उसके बाद FES के बाद साइटोक्रोम C1। साइटोक्रोम C1 के बाद इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, साइटोक्रोम C के पास। किसके पास, साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, कॉम्प्लेक्स 4 को। यही हमने पढ़ा था ना कि कॉम्प्लेक्स 1 के पास जाएगा, फिर 3, फिर 4। कॉम्प्लेक्स 4 में सबसे पहले इसको रिसीव कौन करेगा, कॉपर A। कॉपर A के बाद साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A के बाद साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A की 3 के बाद कॉपर B, ठीक है। अल्टीमेटली इसको कौन एक्सेप्ट कर लेता है, ऑक्सीजन। तो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट किया, ऑक्सीजन ने। इसी रीजन की वजह से ऑक्सीजन को क्या कहा गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या करेगा, अभी हमने पढ़ा था ना कि मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स भी होते हैं, तो यहां से इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल ही गया,
साथ ही साथ मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स तो होते ही हैं, उन प्रोटॉन्स का इस्तेमाल करके ये क्या बना लेगा, पानी। क्या बना लेगा बच्चों, पानी। तो यहां एंड रिजल्ट क्या है, सेल के अंदर जो पानी बनती है ऐसे पानी को बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। तो जो एंड रिजल्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन का, दैट इज मेटाबॉलिक वाटर, जो बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। हम अभी तक बोल रहे थे यार एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, कहाँ देखा तुमने ऑक्सीजन का यूज, कहीं देखा? अब दिखाई दे रहा है ना ऑक्सीजन का यूज, ठीक है। सो यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन ना होगी ना बच्चों, तो ये जो हम इतनी कहानी पढ़ रहे हैं ना, NADH FADH टूटेगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। वो तभी टूट सकते हैं जब सिस्टम में ऑक्सीजन हो। अगर नहीं होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन को कैरी आउट करना इट वुड बी इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, देन एरोबिक रेस्पिरेशन वुड बी एब्सेंट, ठीक है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन घूम गया, पर हमने ये भी तो पढ़ा था यार कि जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, मूवमेंट होती है, तो प्रोटॉन्स पंप होते हैं। तो जब NADH का इलेक्ट्रॉन घूमेगा, कहां से घूमा, कहां से घूमा, कॉम्प्लेक्स 1, तो कॉम्प्लेक्स 1 से 4H+ मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ पंप कर दिए जाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन घूम करके कहां गया था, कॉम्प्लेक्स 3 के पास। तो जब कॉम्प्लेक्स 3 के पास घूमता है तो फिर से प्रोटॉन्स की पंपिंग हो जाती है। कितने प्रोटॉन्स की, एक सेकेंड, कितने प्रोटॉन्स की, 4 प्रोटॉन्स की, अगेन फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, ठीक है। फिर वो कहां गया था, कॉम्प्लेक्स 4 के पास। तो कॉम्प्लेक्स 4 के पास गया था तो फिर से प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, है ना। तो यहां पर भी हमने, वहां पर भी तो यही पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा, प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी। एक सेकेंड, यहां 4 नहीं होगा, यहां पर 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। ये हमने NADH2 का देखा। जब हम FADH2 का देखेंगे तो FADH2 का जब बच्चों ऑक्सीडेशन होता है तो फिर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, FES। यूबिक्विनोन आएगा, यहां का इलेक्ट्रॉन खींचेगा और किसको पास कर देगा, आगे साइटोक्रोम B को पास कर देगा। किसको पास कर देगा, साइटोक्रोम B को पास कर देगा। दैट मीन्स रेस्ट ऑफ द फ्लो इज सेम। दैट मीन्स सिर्फ कॉम्प्लेक्स 1 का पार्टिसिपेशन नहीं है, जिसका मतलब है कि ये वाला 4H+ हम सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स के लिए, मतलब ये वाला 4H+ हम इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट नहीं करेंगे। फिर से रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुनना कि जब NADH का इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, ट्रांसपोर्ट हो रहा था, तो 1 वाला कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व था, 3rd वाला कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व था, 4 वाला कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व था, ठीक है। तो 1 से कितने प्रोटॉन्स की पंपिंग हुई, 4। 3 से कितने प्रोटॉन्स की पंपिंग हुई, 4। यहां से कितनी हुई, 2। तो 4 और 4 8 और 2 10। मतलब जब एक NADH2 टूट रहा है तो टोटल 10 प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ। तो ये बात यहां पर लिख लो कि एक NADH2 जब टूट रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो 10H+ पंप किए जा रहे हैं, क्योंकि लो से हाई कंसेंट्रेशन पर जा रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स में कंसेंट्रेशन लो है और इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में कंसेंट्रेशन हाई है, ठीक है। फिर हमने देखा कि जब FADH2 टूटेगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो सीधा का सीधा कॉम्प्लेक्स 3 में जा रहे हैं, इधर गए ही नहीं यार। जब इधर गए ही नहीं, तुम कहीं जा रहे हो, ठीक है, पीछे भी तुम्हारे टोल है, बट तुम यू टर्न थोड़ी ले रहे हो। कहने का मतलब समझो, तुम्हें पता तुम एक सीधी रास्ते में जा रहे हो, है ना। तुम्हारे से जो पीछे आ रहे हैं ना, उन्होंने सफर बहुत आगे से शुरू किया था, बहुत पीछे से शुरू किया था, तो उनको रास्ते में और भी टोल देते हुए आना पड़ रहा होगा। बट तुम तो सीधा सीधा जा रहे हो ना, तो पीछे वाला टोल थोड़ी देखे होगे, इतने पागल तो है नहीं हम। सिमिलरली ये वाला इलेक्ट्रॉन तो सीधा इसमें गया ना, तो ये वाला टोल तो उसको मिलेगा नहीं, तो हम ये वाला प्रोटॉन इसके लिए काउंट करेंगे, नहीं करेंगे। दैट मीन्स ये वाला प्रोटॉन हटा दो FADH2 के लिए। कौन कौन से प्रोटॉन्स काउंट करोगे, सिर्फ ये और ये, क्योंकि रेस्ट ऑफ द प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा। FADH का इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएगा, साइटोक्रोम C के पास, कॉम्प्लेक्स 4 के पास, और अल्टीमेटली कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन, जिसको वो इस्तेमाल करके क्या बना लेता है, मेटाबॉलिक वाटर, ठीक है। तो अगर मैं FADH का लिखूं तो सिर्फ 6 ही H+ लिखूंगी, क्यों, क्योंकि मैं इसमें 4H+ कॉम्प्लेक्स 1 का ऐड नहीं कर रही हूं। हमें ये पता चल गया कि किस कौन टूटा, है ना,
NADH टूटा या FADH टूटा, हमने ये देख लिया कि किसके टूटने से कितने प्रोटॉन्स इकट्ठा हो रहे हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, बट इकट्ठा तो हो ही रहे ना, और इकट्ठा होने की वजह से वहां पर ग्रेडियंट बन गया है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में बिल्कुल भी नहीं है, सिस्टम को लाना है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं। तो होता क्या यार, ये जो भी प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में इकट्ठा हुए हैं, इनको कहां से भेजा जाता है? F0 F1 से। F1 में प्रेजेंट है ATP सिंथेटेज। क्या प्रेजेंट है? ATP सिंथेटेज। ठीक है, तो जब ये इस चैनल के थ्रू आएगा, ये देखो, जब H+ को वापस से यहां पर भेजा जाएगा, कितने H+ आते हैं? कितने H+ आते हैं यार? जब 4 H+ आते हैं, ध्यान से सुनना, तुम्हें एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी भी सही नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि एनसीईआरटी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, एनसीईआरटी गलत है, तो जो सही है वो समझ लो पहले, ये भी बता देंगे एनसीईआरटी गलत कहाँ है। ठीक है, तो 4 H+ सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से 4 H+ को वापस से कहां भेज दिया जाता है? मैट्रिक्स में। और जब 4 H+ ऐसे ऐसे आते रहेंगे, ऐसा नहीं है आप सोच रहे हो कि मैम इधर तो 10 हैं इकट्ठा हैं NADH के, तो 4 को ही क्यों भेज रहे हैं? 4 एक साथ आ रहे हैं, है ना। जब 4 एक साथ इधर आ रहे हैं तो ADP को इस्तेमाल करके एक ATP बन रहा है। क्या बन रहा है? एक ATP बन रहा है। दैट मीन्स, ध्यान से सुनना, दैट मीन्स अगर हमें ये पता है कि 4 H+ एक ATP बना रहा है, तो NADH के कितने हैं? NADH के तो 10 प्रोटॉन है, ये 4 कॉम्प्लेक्स 1 के मान लो, फिर से एक 4 आएगा तो उससे कितनी मिलेगी? एक ATP। फिर एक 2 भी तो आ रहा है, तो अगर 4 से 1 मिल रही है तो 2 से कितनी मिलेगी? आधी। तो टोटल यहां पर से जो तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि एक NADH से कितनी ATP मिल रही है? 2.5। एक NADH से कितनी ATP मिल रही है? 2.5। ठीक है, अगर मैं FADH की बात करूं, FADH के लिए 6 H+ हैं, जिसमें से 4 H+ किसके थे? जब वो कॉम्प्लेक्स 2 से गया था, और 2 H+ किसके थे? जब वो कॉम्प्लेक्स 4 से गया था। अभी हमने ओवरऑल पढ़ा कि जब 4 H+ F0 F1 के थ्रू होता हुआ मैट्रिक्स में आता है तो एक ATP बनती है। ये कंसेप्ट अभी हमने देखा है। ठीक है, ये भाई ये कंसेप्ट मैंने नहीं बताया, एक साइंटिस्ट थे पीटर मिशेल, उन्होंने बताया है। ये फैक्ट है, ये ऑब्जर्व फैक्ट है कि 4 H+ जब F0 F1 से ये 4 H+ कहां आ रहा है? मैट्रिक्स में जब आ रहा है F0 F1 से होता हुआ तो एक ATP बन रहा है ना। तो हमने देखो NADH के जो 10 H+ थे उनको ऐसे ब्रेक कर लिया, बच्चों की तरह बता रही हूं, नहीं तो सीधा लिखवा देती 2.5 ATP, बट मैंने ब्रेकअप मतलब ब्रेकआउट करके आपको बताया है कि देखो 10 H+ NADH के हैं तो 4 4 4 2 कर दिया। ठीक है, 1 FADH को 6 H+ है, तो हमें पता है 4 कितनी ATP देगा? 4 कितनी ATP देता है? एक ATP। तो 2 कितनी देगा? 0.5 ATP। तो यहां से हमें मिला 1.5 ATP का कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स एक NADH 2.5 ATP बनाता है, एक FADH 1.5 ATP बनाता है, जो बिल्कुल सही है। बट एनसीईआरटी ने अपने आप को फिर से रिवाइज किया, तो आधा सही किया, आधा फिर गलत है। क्या गलती है देख लो। हुआ ये देखो, अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है ना, तो यहां पर 4 नहीं लिखा होगा, यहां पर 4 नहीं लिखा होगा, यहां पर 2 H+ लिखा होगा, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से जब 2 H+ F0 F1 के थ्रू आता था तो एक ATP बनता था। ठीक है, जैसे यहां इस डायग्राम में दिखाया हुआ है ना कि जब 2 H+ F0 F1 के थ्रू आ रहा है तो एक ATP बन रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम में भी यही दिखाते थे और टेक्स्ट में भी यही लिखा होता था, जो कि गलत था। तो एनसीईआरटी ने अपने आप को सुधारा, अच्छी बात है। सुधारने के लिए उन्होंने टेक्स्ट तो ठीक कर दिया, टेक्स्ट में तो 4 H+ लिख दिया, ये बिल्कुल सही है, बट डायग्राम चेंज नहीं किया। डायग्राम अभी भी 2 वाला चल रहा है, और ये भी चेंज नहीं किया, अभी भी पुराना कंसेप्ट लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि इसके हिसाब से जाएंगे
जो कंसेप्ट अभी एनसीईआरटी लिख रही है, तो एक NADH 3 ATP बना रहा है और एक FADH 2 ATP बना रहा है। ये जो भी कंसेप्ट है ये सारा ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से है, ओल्ड एनसीईआरटी जो गलत है। न्यू एनसीईआरटी में आधा सही कर दिया, आधा क्या 80-90% अब सही हो चुका है। अगर बस इसको चेंज कर देना तो पूरी की पूरी ETS सही हो जाएगी। अब शायद नए सेशन में रिवाइज कर दे वो, बट अभी तक तो किया नहीं है। तो जो सही है वो ये है बच्चों, वो ये है कि एक NADH 2.5 ATP बना रहा है, एक FADH 1.5 ATP बना रहा है। बट क्योंकि एनसीईआरटी में अभी दिया नहीं हुआ है ये, है ना, तो अब हम समझेंगे थोड़ा पुराना। अब यार इतनी मेहनत की है, कितनी बार रिपीट किए, बट एनसीईआरटी की दिक्कत की वजह से हमें बच्चों को भी पुराना भी बताना पड़ता है, सो दैट तुम्हें पता चल सके कि क्यों एनसीईआरटी गलत है और कहाँ गलती है। अब देखो पुराना एक बार फटाक से समझा देती हूँ। देखो पुराना ऐसा था, ठीक है, पुराना कैसा था, ऐसा था। तो पुराने में क्या किया हुआ था, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 1 है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स 2 है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो साइटोक्रोम बी वाला है ये हमारा कॉम्प्लेक्स 3 है। फिर ये वाला जो है ये कॉम्प्लेक्स 4 है, ध्यान से देखते जाना बच्चों, ठीक है। ये हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये हमारा मैट्रिक्स है, ये हमारा इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है। आप ध्यान से सुनना, सबसे पहले किसको तोड़ा जा रहा है, NADH को। तो जब NADH को तोड़ा जा रहा है तो NADP+ बना, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तुम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स देखना, वो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू गया, चला गया, तो क्या पंप किए गए, 2H+। अब एनसीईआरटी 2 लिखती ही नहीं, हम क्या करें, 4H+ लिखती है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन फिर कहाँ गया, सॉरी कॉम्प्लेक्स 2 में तो जाएगा नहीं, एनसीईआरटी दिखाती है, ये सीधा कहाँ चला जाता है, कॉम्प्लेक्स 3 में। एक सेकेंड, क्यों ना हम इसके लिए अपना डायग्राम बना ले, एक सेकेंड। इससे कंफ्यूज होने से अच्छा है हम अपना डायग्राम बना ले। कॉम्प्लेक्स 1 फटाक से बनाऊंगी, टाइम नहीं लगेगा। कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, फटाक से बनाते हैं। हाँ अपना डायग्राम ये रहा, ठीक है। होगा क्या, अब जो ब्रीफ है, समरी बता रही हूं, अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी, दिस इज ओल्ड ETS। ये हमारा इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस है बच्चों, ये हमारा मैट्रिक्स का तरफ है, क्या है, मैट्रिक्स का तरफ है, और ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है जहां पर कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट है। ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है, ये कॉम्प्लेक्स 5 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स अपने अपने सबके होंगे, उसके ऊपर हम अभी नहीं जा रहे हैं। चलो अब देखते हैं, NADH2 टूट रहा है, टूट गया। NADH2 के टूटने से NAD+ बन गया, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। उस इलेक्ट्रॉन को किसने कैप्चर किया, मोबाइल कैरियर ने, UQ ने। UQ ने किसको दे दिया, कॉम्प्लेक्स 3 को। कॉम्प्लेक्स 3 ने किसको दे दिया, कॉम्प्लेक्स 4 को। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट खत्म, किसके लिए, NADH की इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट खत्म। अब क्या होगा, प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी, है ना, क्या होगी, प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी। तो कॉम्प्लेक्स 1 से, एक सेकेंड, कॉम्प्लेक्स 1 से जब इलेक्ट्रॉन जाता है, कॉम्प्लेक्स 1 से जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी। कॉम्प्लेक्स 3 से जाता है तो भी पंपिंग होगी, कॉम्प्लेक्स 4 से जाता है तो भी पंपिंग होगी। ये कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं। अब कितने प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है, यही का सारा खेल है। पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से 2 H+ की पंपिंग होती है मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ, दिखा दिया, ठीक है। अब जब कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 को तोड़ता है FAD+ बनाने के लिए, ठीक है, उससे भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो कहां गए, कॉम्प्लेक्स 2 के पास। कॉम्प्लेक्स 2 के बाद ये सीधा का सीधा यूबी किनॉन के थ्रू होता हुआ कहां चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 में, है ना। तो यहां से हमने क्या देखा, पुराने ETS के हिसाब से, कि जब एक NADH टूट रहा है और इसके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो सिर्फ 6H+ है। देखो 2 2 4 2 6H+ की पंपिंग हो रही है फ्रॉम मैट्रिक्स
टू इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। और एक FADH सिर्फ 4H+ की पंपिंग हो रही है मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। यही हमारी पुरानी एनसीईआरटी कहती है, ठीक है। और हमारी पुरानी एनसीईआरटी क्या कहती है? हमारी पुरानी एनसीईआरटी कहती है कि ये इकट्ठा तो हो गए, अब यहां पर ग्रेडियंट डेवलप हो गया बच्चों। कैसा ग्रेडियंट? पीएच ग्रेडियंट भी है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट भी है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी है। ये सारा इधर की तरफ है, मतलब इधर की तरफ कंसंट्रेशन प्रोटॉन्स की भी ज्यादा है, एसिडिक पीएच है, और इधर प्लस प्लस साइन है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रोटॉन्स इकट्ठा हो गए। ये सारा डिस्कस किया हुआ है। तीनों ग्रेडियंट मिलकर के बना चुके हैं पीएमएफ, दैट इज प्रोटॉन मोटिव फोर्स। व्हाट इज दैट? दैट इज प्रोटॉन मोटिव फोर्स। प्रोटॉन मोटिव फोर्स के चलते हुए अब इसको तोड़ना है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आना चाहता है, तो यहाँ के प्रोटॉन्स यहाँ फेंके जाएंगे वापस से। तो जब इन प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है तो एनसीईआरटी ये कहती है कि जब ये प्रोटॉन्स जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जब ये वापस से इसमें आते हैं तो एक एटीपी बनती है। बिल्कुल सही बात। बट कितने प्रोटॉन्स की मूवमेंट होती है? 2H+ की मूवमेंट होती है। अब देखो यही एनसीईआरटी ने गलत कर दिया ना। अब तुम्हें सिखाती है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है 4H+, पहले दिखाया है 2H+, तो सारा कुछ 2H+ के हिसाब से चलता है, सारा कुछ 2H+ के हिसाब से चलता है। दैट मीन्स ये देखो, अगर 2H+ का मतलब क्या है बच्चों? 1 पेयर समझ लो, ऐसे समझ लो, 1 पेयर ऑफ प्रोटॉन। तो 2H+ तुम्हें एक एटीपी दे रहा है, तो 6H+, ये 6H+ किसके हैं? फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। तो 6H+ को हम 3 पेयर नहीं लिख सकते? लिख दो, 3 पेयर ऑफ प्रोटॉन। तो अगर एक पेयर एक एटीपी दे रहा है तो 3 पेयर कितनी एटीपी देगा बच्चों? 3 एटीपी, ठीक है। अब यहां से हमें मिले 4H+, ये 4H+ कहां से आए? ये 4H+ आए हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ FADH, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ FADH। तो 4H+ का मतलब क्या है? 2 पेयर। तो अगर एक पेयर एक एटीपी दे रहा है तो 2 पेयर कितनी एटीपी देगा? 2। तो ये पूरा कंसेप्ट अभी आधा अधूरा है। हमें आधी बात पुराने ETS से सुनने को मिल रही है, आधी बात नए ETS से सुनने को मिल रही है। अब ये भगवान जाने कब ये चीजें सही होंगी एनसीईआरटी में, और कब तुम सही वाला ETS पूरा पढ़ोगे। अभी एनसीईआरटी स्टिल रॉन्ग कहां पर है? मैंने आपको दिखा दिया कि वो रॉन्ग कहां पर है। देखो यहाँ पर 4H+ लिखा हुआ है, यहाँ पर 2, दोनों से अलग अलग कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अगर तुम 4H+ का लेकर के चलोगे तो तुम्हें कितनी एटीपी मिलेगी? तुम्हें 2.5 और 1.5 एटीपी का कंसेप्ट मिलेगा, जो अभी एनसीईआरटी में सिखाती ही नहीं है ना। आधी चीजें सिखा दी, आधी चीज तो अभी भी उसकी गलत है। तो अभी हम ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे हैं, तो हम ये वाला कंसेप्ट चुराते हैं पुरानी एनसीईआरटी से। पुरानी एनसीईआरटी ये कहती है कि जब 2H+ जाता है तो एक एटीपी बनती है, तो उसके हिसाब से हमें मिलेगा, उसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा कि एक NADH कितना एटीपी बना रहा है? 3। और एक FADH कितना एटीपी बना रहा है बच्चों? 2 एटीपी। कितना एटीपी? 2 एटीपी। तो ये पूरा ETS हमने सिर्फ ये जानने के लिए पढ़ा कि एक NADH के पास छुपी हुई एटीपी कितनी है? 3। और एक FADH के पास छुपी हुई एटीपी कितनी है? 2। थक गए ना यार, है ना? बिल्कुल ठीक है। तो थकना नहीं है बच्चों, कंसेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट हमने यही सीखा है कि ETS के थ्रू इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि NADH और FADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है। उस ऑक्सीडेशन की वजह से प्रोटॉन्स की इधर उधर मूवमेंट हो रही है। तो प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ जा रहे हैं तो ग्रेडियंट चेंज हो जा रहा है, डिफरेंस आ जा रहा है कंसंट्रेशन में। उसी डिफरेंस की वजह से ये सारा ATP फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ये मैंने नहीं बताया है, ये बताया है पीटर मिशेल ने। किसने? पीटर मिशेल ने, ठीक है। और ATP के बनने को जो प्रोसेस है इसको हम पढ़ते हैं केमी ऑस्मोसिस, या हम बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस या कह लो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। ये थ्योरी किसने दी थी बच्चों? पीटर मिशेल ने दी थी। पीटर मिशेल ने क्या समझाया था? मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन।
देखो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में भी बनती है, क्लोरोप्लास्ट में भी बनती है। दैट मीन्स जहां जहां एटीपी फॉर्मेशन पढ़ोगे वहां वहां पर इस थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा। बट अभी हमने एटीपी फॉर्मेशन कहाँ देखी? हमने एटीपी फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में देखी, तो हमने लिख दिया मैकेनिज्म ऑफ एटीपी फॉर्मेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये एटीपी बनती क्यों है? ये एटीपी बनती है बिकॉज ऑफ पीएमएफ। पीएमएफ क्या है बच्चों? प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्यों जनरेट हुआ था? प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हुआ था बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सो मेनी ग्रेडियंट्स। किस किस का ग्रेडियंट था? पीएच का डिफरेंस, पीएच का ग्रेडियंट, साथ ही साथ किसका डिफरेंस था? हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन का ग्रेडियंट, साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इन सारे ग्रेडियंट के बनने की वजह से, ग्रेडियंट का मतलब बच्चों डिफरेंस, इन सारे डिफरेंस के बनने की वजह से एक फोर्स जनरेट हुई थी, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स से हमने ग्रेडियंट ब्रेक किया था। ग्रेडियंट को क्या किया था? ग्रेडियंट को ब्रेक किया था। कैसे ब्रेक किया था? डिफरेंस को कैसे ब्रेक किया था? जो भी इंटरमीडिएट स्पेस में एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स इकट्ठे हो गए थे उनको वापस से मैट्रिक्स में भेज दिया गया थ्रू F0 F1, और वो जब H प्लस F0 F1 के थ्रू होता हुआ आता है तभी एटीपी जनरेट होती है। इसी थ्योरी को हम केमी ऑस्मोटिक हाइपो थ्योरी केमी ऑस्मोटिक थ्योरी बोलते हैं, केमी ऑस्मोसिस बोलते हैं, एक्सप्लेन्ड बाय पीटर मिशेल। ठीक है, तो ये हमने देखा है माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे एटीपी फॉर्मेशन होती है। बट ये एटीपी डायरेक्ट नहीं थी, इसीलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। यार पूरी कहानी समझने के बाद जो हमें समझ में ये आया कि पहले ग्लाइकोलिसिस में NAD+ से NADH बना, क्रैब में भी वही हुआ, लिंक में भी वही हुआ। ETS में हम क्या कर रहे हैं? दोबारा से उनको NAD+ और FAD के फॉर्म में लाया जा रहा है, सो दैट तभी तो यार ग्लूकोज वापस से आएगा, तभी तो ये वापस से जाएंगे इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? ये देखो इनको क्यों बनाया जा रहा है वापस से? इनको क्यों बनाया जा रहा है वापस से? इनको इसलिए बनाया जा रहा है कि जब दोबारा से ग्लाइकोलिसिस हो तो ये NAD और FAD+ मिले, एरोबिक रेस्पिरेशन हो तो दोबारा से इनका ही तो काम आएगा, है ना? तो हम इसीलिए इसको तोड़ रहे हैं यार कि एक ये भी फायदा हो जाए और इसलिए भी कि एटीपी कितनी बन रही है। क्लियर हो गया बच्चों? ये जो एक चीज और बताते हैं और सुन लो, ये जो F0 F1 है, ये जो F0 F1 है, इसमें जो F0 है आप देख सकते हो, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ यही लिख देती हूँ। ये जो F0 है ये आपको मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है, इट इज एम्बेडेड इनसाइड द मेम्ब्रेन, एम्बेडेड इनसाइड द मेम्ब्रेन, है ना? और आपने चैप्टर में पढ़ा हुआ है अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन धसी हुई होती, ऐसे प्रोटीन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्या बना रहा है? इट फॉर्म्स ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल। ठीक है, कहां से कहां के मूवमेंट के लिए? प्रोटॉन्स के मूवमेंट के लिए। कहां से कहां? IMS से मैट्रिक्स। तो IMS में कैसा है? ज्यादा कंसंट्रेशन है, मैट्रिक्स में कम कंसंट्रेशन है। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा या पैसिव? हाई से लो की तरफ जा रहा है, हाई से लो का मतलब पैसिव। ठीक है, तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल प्रोवाइड कर रहा है फॉर डिफ्यूजन ऑफ H+ फ्रॉम IMS टू मैट्रिक्स। ठीक है, जबकि जो F1 है जिसको हम हेड बोलते हैं, हेड के पास एंजाइम है किसको बनाने के लिए? एटीपी को बनाने के लिए। और हेड देखो बाहर झांक रहा है, झांकने को बोलते हैं प्रोट्यूड्स, इट प्रोट्यूड्स आउटसाइड द मेम्ब्रेन। यू कैन सी इन द डायग्राम, जस्ट अ सेकेंड आई विल शो यू। सी, ये देखो इस डायग्राम में देखो, ये F0 है, ये अंदर ये क्या है? ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है, चैनल की तरह एक्ट कर रहा है, किसके लिए? H+ की मूवमेंट के लिए। और ये देखो बाहर निकला हुआ है, F1 बाहर है, ठीक है, मैट्रिक्स की तरफ निकला पड़ा है। ठीक है,
तो यहाँ से हमने ये भी पढ़ लिया बच्चों F0 F1। ये तुम्हारी एनसीईआरटी में जो गलती है ये मेंशन कर लेना, ठीक है, क्योंकि F1 निकला हुआ है, इसको पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्सेस हम बने दे आर दी मतलब दे हैव कोएंजाइम्स, ठीक है, एनएडी की बात कर रहे हैं हम, और ठीक है उसमें और क्या है बच्चों, प्रोटीन है। और ये कैसा है हमारा F1 को हम क्या बोलते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया, इसको हेड पीस बोलते हैं। इसके पास एंजाइम होती है किसके लिए, एटीपी को सिंथेसाइज कराने के लिए। F0 को हमने क्या बोला, ट्रांस मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि वो इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटरनल प्रोटीन है, मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ है। सिमिलरली देखो यहाँ लिखा हुआ है F0 इज एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या बना रहा है, चैनल बना रहा है, जिसके थ्रू प्रोटॉन्स की मूवमेंट हो रही है अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। क्लियर है। अब आपको एक चीज और बताते हैं, सारा कहानी तो हमने पढ़ लिया, एक और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन बताती हूँ रिलेटेड टू साइटोक्रोम सी। अगर तुम एक चीज देखो, ये हमारा दोनों क्या है, इनर मेम्ब्रेन का हिस्सा है, क्योंकि बच्चों ये देखो हमने पढ़ा हुआ है, जो भी, एक सेकेंड, ये देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन भी बच्चों डबल लेयर होगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाई लेयर होती है ना, ठीक है। और इसके अंदर क्या है बच्चों, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन कैसी होगी, ये ज्यादा बड़ा बना दिया, एक सेकेंड, ये देखो ये हमारा क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन कैसा होगा, डबल लेयर होगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाई लेयर होती है, एक सेकेंड, ठीक है। ये देखो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा हिस्सा इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये बाहर का हिस्सा क्या है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, और ये अंदर का हिस्सा क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। इतने से ही हिस्से को हमने बड़ा करके कहाँ दिखाया हुआ है, यहां पर दिखाया हुआ है, ठीक है। छोटे से हिस्से को लेकर के इलोंगेट करके दिखाया हुआ है। तो सारे कॉम्प्लेक्सेस इनर मेम्ब्रेन के पार्ट है। यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जो कॉम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं है। सिमिलरली साइटोक्रोम सी, बट आप देखो साइटोक्रोम सी कहाँ है, इनर मेम्ब्रेन में लगी तो है, बट एकदम धसी हुई नहीं है। जैसे अगर मैं आपको सिखाऊं, ये देखो सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। जो साइटोक्रोम सी है ना, साइटोक्रोम सी यहां पर प्रेजेंट है, दिस इज साइटोक्रोम सी। है तो ये अभी भी इनर मेम्ब्रेन पर किधर के तरफ है, ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस को फेस कर रही है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है बच्चों सेल मेम्ब्रेन, सेल वाले चैप्टर में, कि हर मेम्ब्रेन की दो सरफेस है। ये हम क्या बोलेंगे, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ये हम क्या बोलेंगे, इनर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन। दो सरफेस है, एक आउटर और एक इनर, जो अंदर की तरफ है इनर, जो बाहर की तरफ है वो आउटर। तो हमारी साइटोक्रोम सी वाली जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये स्मॉल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, स्मॉल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। और ये कहां की तरफ प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस, एनसीईआरटी की लाइन है, आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ओके, ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। तो हमने बच्चों सारा कुछ कवर कर लिया है कि ईटीएस में होता क्या है। अब मैं आपको छोटी सी थोड़ी सी वीडियो दिखा देती हूँ, तो तुम्हारे लिए और इजी हो जाएगा समझना, और इजी हो जाएगा समझना। एक सेकेंड, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। हाँ, देखो सेलुलर रेस्पिरेशन समझेंगे यार। सेलुलर रेस्पिरेशन में हम क्या समझेंगे, देखो एक चिड़िया है, चिड़िया को भी बहुत सारी एक्टिविटी करनी होती है, तो वो खाना खाएगी। खाना किस फॉर्म में खाई, सीड्स के फॉर्म में। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, खाना किस फॉर्म में खाई यार, सीड्स के फॉर्म में। क्यों खा रही है, उसको तोड़ेगी और एटीपी बनाएगी। अब हमें देखना एटीपी बनेगी कैसे। हमें पता है बच्चों कि एटीपी बनती है, एक सेकेंड लाइट बंद करते हैं थोड़ा, ठीक है। हमें पता है बच्चों कि एटीपी ऐसे सिंपल स्टेप प्रोसेस नहीं है, मल्टीपल स्टेप लिखता है, ठीक है। और उसका बहुत सारा रोल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। आगे चलते हैं, देखो क्या करेगी चिड़िया के अंदर जो सीड गया है, चिड़िया ने सीड खाया था ना, देखो क्या होगा,
देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को अब जूम करके दिखा रहे हैं, एक है इसलिए माइटोकॉन्ड्रियम लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ये बाहर का स्पेस क्या है, साइटोसोल, तो उसमें क्या चली, देखो आराम आराम से, बाहर का स्पेस क्या था, बाहर का स्पेस था हमारा किसका, बाहर का स्पेस था हमारा साइटोसोल, या तुम कह सकते हो साइटोप्लाज्म, जिसमें ग्लूकोज टूटा किस प्रोसेस के थ्रू, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है, प्रिपरेटरी रिएक्शन मतलब लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन के बाद सिट्रिक एसिड साइकिल, फिर एटीएस, यही सीक्वेंस होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का। अब देखो ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म है बच्चों, इस साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज की स्प्लिटिंग हुई है, ये देखो ग्लूकोज टूट गया, क्या बनाया, पायरुवेट। देखो बच्चों इस वाले वीडियो में ना मॉलिक्यूल्स पे ध्यान मत देना, प्रोसेस को समझना, मॉलिक्यूल्स हमने लिखा हुआ है सब कुछ नोट्स में, ठीक है। पायरुवेट बन गया, ये पायरुवेट, अब देखो एक चीज और देखो, जब ग्लाइकोलिसिस हुई थी तो एटीपी भी डायरेक्ट हमें मिला था, सबस्ट्रेट लेवल वहां भी चला था, नोट्स खोल कर बैठना, ठीक है, नोट्स खोलोगे तो ही मजा आएगा इसको समझने में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, एनएडीएच भी बना था, ये जो एनएडीएच है इसको कहां भेज रहे हैं, देखो एरो कहां पर लगी हुई है, इनर मेम्ब्रेन की तरफ, क्यों, क्योंकि इसको तोड़ेंगे ईटीएस के थ्रू, ठीक है। अब देखो और क्या हुआ था, और देखना, फिर ये पायरुवेट कहां चला गया था, लिंक रिएक्शन में, ठीक है। लिंक रिएक्शन में हमें डायरेक्ट एटीपी तो नहीं मिलता, बट यस हमें एनएडीएच जरूर मिलता है, ठीक है। लिंक रिएक्शन के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, एसिटाइल कोएंजाइम जब बनता है तो हमने देखा था ना एनएडीएच बनता है, CO2 भी निकलता है, ठीक है। यहां सब कुछ एक एक दिखा रहा है क्योंकि इन्होंने एक ही एसिटाइल कोएंजाइम में लिया है, तो एक टर्न ऑफ लिंक रिएक्शन ही काउंट कर रहे हैं, तो एक टर्न में एक एनएडीएच निकलता है, एक CO2 निकलता है, ठीक है। उसके बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम में कहां चला जाता है, सिट्रिक एसिड में, और ये एनएडीएच को कहां भेज देंगे, इनर मेम्ब्रेन में, जहां पर इसकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगी। आगे चलते हैं, सिट्रिक एसिड क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल, यहां पे भी CO2 निकलती है, ठीक है। नंबर पे ध्यान मत दो, कंसेप्ट समझो, NADH FADH2 जो निकलता है उसको कहां भेज दिया, उसको भेज दिया इनर मेम्ब्रेन पर, जहां पर उसको तोड़ करके देखा जाएगा कितनी एटीपी है, ठीक है। सिंपल सी बात, ठीक है। अब ये जितने भी NADH2 FADH2 हैं, ये फोकस करके ये समझाना चाह रहे हैं कि भैया देखो इनको ले जाएंगे ईटीएस में, इनको तोड़ेंगे, इनसे हम एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। ये मत ध्यान देना, ये तुम्हारा ना 2.5 जो हमने कंसेप्ट पढ़ा ना, 2.5 और 1.5 ये उस हिसाब से आता है, ठीक है। बट एनसीईआरटी हमें गलत पढ़ाती है तो हम गलत वाला पढ़ेंगे अभी, ठीक है। और ये दिखा रहे हैं कि ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में NADH2 और FADH2 को तोड़ा जाता है, और उसको अल्टीमेटली किसके लिए इस्तेमाल किया ले जाता है, मेटाबॉलिक वाटर बनाने के लिए। एक चीज और यहां पर बताना चाहूंगी, एक चीज और यहां पर बताना चाहूंगी बच्चों, कि एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को किसने एक्सेप्ट किया, सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट किया, ऑक्सीजन ने। ऑक्सीजन को टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी बोला गया है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो प्रोटॉन्स को भी तो इस्तेमाल करते हैं, तो टर्मिनल प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन टर्मिनली कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेप्टर भी कौन है, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। खत्म करते हैं इस वीडियो को। ओके, इसके बाद मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ, ये देखो इसमें क्या होगा, इसमें भी समझो क्या होगा। देखो ये सेब खाया हमने, देखो ये सेब खाएंगे, सेब जाएगा हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। ये देखो जो भी सेब के पास कार्बोहाइड्रेट था ये कहाँ जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है। अब देखो इसमें ना बच्चों जितना मैं बोलूंगी ना उस पर ध्यान देना, इसमें तुम्हें पूरे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनकी मूवमेंट्स दिखाई देंगी, ठीक है। अब ध्यान देना, ब्लड में चला गया, ठीक है। अब देखो ये सारे आ गए कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। अब देखो ये कहाँ इसको फेंक दिया गया, ये क्या है हमारे ग्लूकोज है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये पूरा कार्बन स्केलेटन दिखाया है ग्लूकोज का कि 6 कार्बन का बना हुआ है। अब इस ग्लूकोज को हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, भैया ग्लूकोज हमने खाया ही क्यों था, सेब क्यों खाया, एनर्जी के लिए तो खाया है यार, एनर्जी तो तब मिलेगी ना जब वो सेब के अंदर जो चीनी है, ग्लूकोज है, वो टूटेगा, है ना। तो ग्लूकोज को हमें तोड़ना है किसके लिए, एटीपी बनाने के लिए। तो देखो क्या होगा
ध्यान से देखते रहना, ठीक है। सबसे पहले ग्लूकोज ही टूटता है, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस ही होती है। ये देखो, पहले ये लिख रहे हैं कि दो फेजेस में चलता है, एक जहां पर इन्वेस्टमेंट फेज होती है और एक हमारा पे ऑफ फेज होता है। ध्यान से देखते जाना बच्चों। अब देखो एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, याद करो 2 एटीपी खर्च हुए थे ना, ठीक है। तो इन्होंने बना लिया फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट। डायरेक्ट डायरेक्ट चलाएंगे, ये एक एक चीज नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब ये क्या बन गया है, एनर्जी हार्वेस्टिंग फेज, ठीक है। 2 NADH भी बने थे, देखो बना दिया, ठीक है। 4 ATP बने थे, देखो देखो देखो, ग्लाइकोलिसिस जब खत्म हो चुका था तो 4 ATP बने थे ना, इन 4 में से 2 हम माइनस कर देते हैं क्योंकि 2 शुरुआत में खर्च होती है। साथ ही साथ 3 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन किसके लिए, पायरुवेट के लिए, पायरुविक एसिड के लिए। अब देखो क्या होगा इसका, ये जो पायरुवेट या पायरुविक एसिड बने हैं ये अभी साइटोप्लाज्म में बने हैं। इन साइटोप्लाज्म को कहां लेकर के, इन साइटोप्लाज्म वाले पायरुवेट को कहां लेकर के जाएंगे, लिंक रिएक्शन में, ठीक है। ये देखो, ये क्या दिखा रहे हैं, ये नेट गेन दिखा रहे हैं ग्लाइकोलिसिस का, कि देखो 2 ATP मिला हमें, 2 पायरुवेट मिला, 2 NADH मिला, ठीक है। अब अभी सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। ये देखो जा रहे हैं, अब जाता हुआ दिखाएगा अभी। एनिमेशन का यही तो फायदा होता है यार। ये देखो आ गए अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर 2 पायरुवेट हैं, तो 2 पायरुवेट क्या बनाएंगे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में। ध्यान से देखना, ठीक है। 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बन गए, देखो कोएंजाइम का एडिशन हुआ है, पहले नहीं था। और क्या मिल रहे हैं साथ साथ, 2 NADH भी मिल रहे हैं क्योंकि 2 पायरुवेट लेकर के चल रहे हैं, मतलब 2 लिंक रिएक्शन काउंट करनी पड़ेगी और, ठीक है। अब ये जो 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बने हैं बच्चों, क्या होगा, इट विल एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल, दैट इज TCA साइकिल। देखो मैं तो आराम आराम से चल रही हूँ, आप स्पीड फास्ट कर सकते हो, ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा होगा। तो एसिटाइल कोएंजाइम में ये 2 कार्बन का था, देखो ये बॉल का मतलब 2 कार्बन है, ये 4 कार्बन, ये 4 कार्बन कौन है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये 4 + 2 कंबाइन करके 6 कार्बन का स्केलेटन बनाते हैं, दैट इज सिट्रिक एसिड। देखो बनाएंगे अभी, दैट इज सिट्रिक एसिड, ठीक है। अब सिट्रिक एसिड के बाद याद करो एक बार डी कार्बोक्सिलेशन होती है तो हमारा क्या बनता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, 5 कार्बन, तो उन्होंने दिखा दिया। उससे पहले एक NAD+ रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चलता है। ये देखो NADH भी बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड भी बना लिया, फिर एक जगह ATP खर्च होती है वो दिखा दिया, फिर एक जगह FADH2 बनता है वो दिखा दिया, फिर NADH बनता है वो दिखा दिया, ठीक है। कोएंजाइम में निकल करके बाहर आ गए, ये देखो साइकिल भी बना रहे हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पर NADH बना है, कहाँ कहाँ पर FADH बना है, कहाँ कहाँ पर ATP बनी है। ये 2 क्या है, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल, ठीक है। ओके सब कुछ बना दिया, ठीक है। अब क्या होगा, पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल खत्म हो चुका है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम में टूट चुके हैं, ठीक है। हमें ATP डायरेक्ट वाली भी बन चुकी है, इनडायरेक्ट वाली भी बन चुकी है। अब जितने भी इनडायरेक्ट वाले NADH FADH इसको कहाँ भेजते हैं, हम ATS में भेजते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेप है ETS। यही है थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला। ETS कहाँ चलती है, इनर मेम्ब्रेन पे चलती है। देखो कितना सुंदर दिखाया ना, पहले मैट्रिक्स में थे हम, मैट्रिक्स के बाद किसमें फोकस किया है, फोकस किया है हमारा ये जो तुम्हारा मेम्ब्रेन है। देखो मेम्ब्रेन की 2 लेयर दिखाई दे रही है तुम्हें, ये बाहर वाली लेयर है, ये अंदर वाली लेयर है। अंदर वाली लेयर किसको फेस कर रही है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को। किसको फेस कर रही है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को। तो हम इसको बोलते हैं M साइड। क्या बोलते हैं बच्चों, M साइड। ये जो ऊपर वाली लेयर है किसको फेस कर रही है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस को। और इस माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या है, साइटोसोल है या साइटोप्लाज्म है, इसलिए इसको बोलते हैं C साइड। C हियर रिफर्स टू साइटोसोल या साइटोप्लाज्म वाला साइड, ठीक है। ये देखो तुम्हारा क्या है, कॉम्प्लेक्स 1। ये ग्रीन वाला छोटा सा क्या है, कॉम्प्लेक्स 2। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, जिसमें ये F0 है, ये F1 है। F0 देखो मेम्ब्रेन में धसा हुआ है, F1 देखो कैसे मोटर की तरह है ना, क्योंकि ATP मोटर कहते हैं इनको, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा F1 है, जिसके अंदर ATP सिंथेटेज है और यही ATP बनाता है। ये क्या है, ये एक यूबिक्विनोन है और ये क्या है,
साइटोक्रोम सी। अब देखो साइटोक्रोम सी बाहर की तरफ है, इनर मेम्ब्रेन में ही, बट बाहर के सरफेस की तरफ है, इसलिए एनसीईआरटी लिखती है कि ये ऐसी प्रोटीन होती है जो आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन पे मिलती है। पोजीशंस हमने सारी देख ली, अब देखना स्टार्ट करते हैं। ये देखो सबके बारे में भी लिख दिया है, सारे कॉम्प्लेक्सेस के नाम लिख दिए हैं। अब एक काम करती हूँ, पहले जो मैंने लिखा है ना इसको रिमूव करती हूँ, तो फालतू में कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। ओके हाँ, अब देखो क्या होगा, NAD+, एक देखें, देखो FADH बना, उसका इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ गया, तुम लोग ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। ये देखो सारे का नाम लिख दिया, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था। अब देखो क्या होगा, NADH आया, ध्यान से देखना बच्चों, NADH आया, NADP+ बनाया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। ये जो ब्लू थोड़ा सा छोटा वाला ब्लू दिखा रहा है ना, छोटा वाला चमकने वाला ब्लू, ये इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर रहे हैं, और ये प्लस प्लस साइन किसको डिनोट कर रहा है, प्रोटॉन्स को। तो आप देखो जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, प्रोटॉन्स की पंपिंग हो रही है मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की तरफ, देखो गया प्रोटॉन, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये देखो कैसे चल रहा है, ये चल क्योंकि मोबाइल कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन आया, कौन ले लेगा ये इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन ने बाइंड किया, क्या बना लिया, H2O, ठीक है। फिर FADH2 का देखते हैं, ये देखो चमकने वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहां घूम के गया, ये मोबाइल कैरियर था, यहां से उठा करके वहां दिया, फिर इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा ऑक्सीजन, और क्या बना ले रहा है, मेटाबॉलिक वाटर। ये सबसे हो क्या रहा है, अब बार बार देखो वो प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, बार बार FADH2 देखो, FADH2 FAD बना रहा है, NADH2 NAD बना रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला घूम घूम के करा रहा है ट्रांसपोर्ट, क्यों, क्योंकि मोबाइल थे। साथ ही साथ प्रोटॉन्स देखो यहां से यहां आ गए, यहां पर देखो कितने सारे प्रोटॉन्स की एक्यूमुलेशन हो गई है, इसीलिए हमने इधर क्या किया था, इधर प्लस 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 कर दिया था, इधर से कम हो रहे थे तो माइनस 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 कर दिया था। इसी ग्रेडियंट को हमने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बोला था ना। तो हो क्या रहा है, ये जितने भी प्रोटॉन्स प्लस प्लस इकट्ठा हुए हैं, इन सबको हम इस मोटर के थ्रू वापस भेज देंगे। तो देखो we are not focused with the molecules, we are just अभी अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, ठीक है। देखो क्या होगा, ये देखो प्रोटॉन्स आ रहे हैं मोटर के थ्रू, ADP उससे क्या बन जा रहा है, ATP, प्रोटॉन्स आए, ADP कंबाइन किया, ATP बना ले रहा है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस के थ्रू बच्चों इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होते रह रही है, और इलेक्ट्रॉन मूव कहां से कहां तक कर रहे हैं, सिर्फ 1 से 4 तक कर रहे हैं। 5 वाले का काम क्या है, ATP बनाना, इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, यहां तक समझ लिया। फिर ये क्या दिखा रहे हैं, फिर ये वही दिखा रहे हैं, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लाइकोलिसिस के बाद मैट्रिक्स में आकर के उसका लिंक रिएक्शन हुआ, फिर सिट्रिक एसिड हुआ, फिर ETS निकला। ये 32 छोड़ देना, 32 का कॉन्सेप्ट 2.5 और 1.5 के साथ आता, वो NCERT हमें नहीं पढ़ाती है, ठीक है, तो वहां पर हम नहीं जाएंगे। तो वापस से आ जाते हैं बच्चों, ये प्रोसेस पूरी खत्म हो चुकी है, ठीक है, प्रोसेस पूरी खत्म हो चुकी है। यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ETS, ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट योर ETS। बच्चों ये पूरी कहानी हमने पढ़ ली है, हमने ये भी देख लिया कि नई NCERT क्या कहती है, पुरानी NCERT क्या कहती है, नई NCERT के अकॉर्डिंग क्या सही है, हमने वो भी समझ लिया है ना यार। तो फॉलो क्या करना है आपको ये भी बता दिया, अगर डायग्राम बेस्ड हो, पूरा नई वाले का डायग्राम हो तो नए वाला फॉलो करना, बट अगर कंसेप्ट है कि एक NADH कितनी ATP बनाता है तो वो 3, एक FADH कितनी बनाता है, 2 बनाता है, ठीक है बच्चों। तो परेशान मत होना यार, ये समझना कि ETS पढ़ा क्यों है हमने, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करवा दूं 2-3 तो देख लो क्या होगा, नंबर ऑफ ATP जनरेटेड इन TCA साइकिल पर एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल। अभी ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट अगले क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट अगले क्लास में पढ़ेंगे। NADH2 से कितनी ATP बनती है बच्चों, 3, एक NADH2 से कितनी ATP बन रही है, ETS के थ्रू यही तो पढ़ा, और एक FADH2 के लिए कितनी बन रही है, 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कि कॉम्प्लेक्स कंसर्न विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कौन कराता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स 5, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज
ये भी जब तुम कर पाओगे जब तुम रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट पढ़ोगे। तो बच्चों, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट को समझने के लिए वो शीट क्या समझाती है कि एक ग्लूकोज से कितनी एटीपी बनी है, अभी हमने ये नहीं समझा है, तो ये समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बट उसको समझने के लिए बच्चों कम प्रिपेयर्ड विद दिस ETS लिंक एंड क्रेब, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, नोट्स खोल के तुम ट्राई कर सकते हो, बट मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ कि आप खुद से ट्राई करो कि एक रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बनाना, जिसमें आप ये ट्राई करो कि एक ग्लूकोज से कितना एटीपी बना, जिसमें NADH वाले भी आपको काउंट करने हैं, सबस्ट्रेट लेवल वाले भी करने हैं, ऑक्सीडेटिव वाले करने हैं, और आई विल सी कि कितने बच्चों के सही जवाब हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टर्न पर मिलेंगे, टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।